है। इस बुलेटिन की तमाम खबरों के साथ मैं राजेश सक्सेना सीधे लखनऊ चलेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत कर रहे हैं। हम तेज गति से आगे बढ़े, सबका साथ लेकर। केवल दो उदाहरण में देकर अपनी बात खत्म करूंगा। मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोड्यूस का एक बड़ा आंदोलन छेड़ा गया है। ये आप सबके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कोई यदि सोलर एनर्जी में काम करेगा, कोई यदि फूड प्रोसेसिंग में है, यदि कोई हैंडीक्राफ्ट, कोई मेटल, कोई माइनिंग, कोई भी लोकल प्रोड्यूस, एक माइन चालू है तो एक जिला एक उत्पाद में आप लोग अपने जिले से संपर्क करके उस उत्पाद को यदि हाईलाइट कराएंगे और शामिल कराएंगे तो उसके लिए बहुत भारी सरकार का सपोर्ट उसमें मिलेगा। यदि आपका कोई टारगेट है किसी डिस्ट्रिक्ट का, तो जरूर उसको, ये सही समय है मध्य प्रदेश में उस प्रोडक्ट को उस डिस्ट्रिक्ट के लिए आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करें। दूसरा बड़ा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत ही एक वर्किंग डॉक्यूमेंट है। ये कोई बड़ा स्टेटमेंट या ऐसा कोई पुस्तक नहीं है। इसमें जैसा बताया अभी 30 दिन के लक्ष्य हैं, 6 महीने के लक्ष्य हैं और 2023 के लक्ष्य यानी 3 साल के। ये सारे लक्ष्य हमको समय सीमा में पूरी करना है। इसके विभागीय मंत्रीगण हमारे वीकली मॉनिटरिंग करते हैं, मुख्यमंत्री जी इसकी मंथली मॉनिटरिंग करते हैं, जिलों से भी और विभाग से। तो ये डॉक्यूमेंट जो है, इसको मैं अनुरोध करूंगा कि सभी लोग ये अवेलेबल है वेबसाइट पर, इसको देखें। ये बहुत ही कॉन्क्रीट वर्किंग डॉक्यूमेंट है कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं। जैसे कि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट्स के लिए लिखा हुआ है कि एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाया जाएगा। अब आप लोग कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट में तो होता ही है कि झगड़ा हो तो कैसे हल होगा, लेकिन सबकी एक रिवांस रहती है कि झगड़ा हुआ या कोई बात से सहमत नहीं है विभाग, तो हमारी नहीं सुनी जाती और हमारे अगेंस्ट निर्णय होता है। अंततः हमको कोर्ट या ट्रिब्यूनल जाना पड़ता है। इस बात से सहमत होती है कि त्वरित निराकरण हो, हाई लेवल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बने, और इसका अभी हमको बहुत क्लैरिटी नहीं है कि किस तरह से बनेगा। इस कॉन्क्लेव के माध्यम से सर बताना चाहूंगा कि आज हमने स्ट्रक्चर ऐसा रखा है कि जो 5 वरिष्ठ एसीएस और प्रमुख सचिव हैं, वे बहुत संक्षेप में अपने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में क्या रोड मैप बनाया है उसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही सोचा 10 से 15 मिनट का प्रेजेंटेशन है और उसके बाद हम लोग इंटरैक्शन के लिए बड़े उत्सुक हैं कि क्या सुझाव आता है। ये एक इन्वेस्टर मीट नहीं है, ये एक पार्टिसिपेशन इन मध्य प्रदेश ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। तो हम आपके सामने एक रोड मैप अगले 3 साल का रखेंगे और उस रोड मैप में आप लोग किस तरह से हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, चाहे कंसल्टिंग फर्म्स हो, एक्सपर्ट हो, फाइनेंशियल बॉडीज हो, या डायरेक्ट जैसे अशोक जी हमारे साथ में थे इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीक्यूशन के क्षेत्र में हो। इन सब के साथ हमको आगे बढ़ना है। इस उद्घाटन सत्र के बहुत ही ऊर्जा से भरे हुए उद्गारों के लिए मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इस कॉन्फ्रेंस का बहुत अच्छा नोट पर शुरुआत हुई है और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 2 घंटे हम लोग बहुत ही सारगर्भित चर्चा करेंगे। हम मध्य प्रदेश को आपके सामने ठीक से प्रेजेंट कर पाए और आप उसमें भागीदारी के लिए उत्साहित हो पाए, यही आज की इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है। मैं एक बार पुनः माननीय मंत्री जी का, मेरे सभी सहयोगी अधिकारियों का, श्री ICT केसरी जी का, CI का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमको मार्गदर्शन दिया इस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाने के लिए। और आने वाले समय में हम अनेक बार इस तरह से आपसे विभिन्न फोरम्स पे मिलते रहेंगे। धन्यवाद। Now this session is over. I would like to invite Siddharth Chaturvedi to come here and conduct the second session. Thank you very much. Will we take a 5 minutes break? 5 minutes break, so that We are taking a 5-minute break. बुलेटिन में रुक करेंगे अगली खबर की ओर। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 19वां दिन है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान 8 बजे से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वे शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल करेंगे। दूसरी ओर सभी जिला मुख्यालयों पर आज धरना दिया जाएगा। किसानों ने
रविवार को कुंडली बॉर्डर पर मीटिंग कर फैसला लिया था। किसान नेताओं ने कहा है कि आंदोलन के संबंध में जो भी फैसला कुंडली बॉर्डर से होगा वही आखिरी माना जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने किसानों की भूख हड़ताल को अपना समर्थन देते हुए कहा है कि वो खुद भूख हड़ताल पर बैठेंगे। उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों से भी भूख हड़ताल करने की अपील की है। मध्य प्रदेश में जल्द ही उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का करंट लगने वाला है। दरअसल घाटे में चल रही मध्य प्रदेश की पावर कंपनियों ने बिजली की दरें बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है। हालांकि बिजली कंपनियां पहले ही दरें बढ़ाना चाहती थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण उनका प्रस्ताव मंजूर नहीं हो पाया था। लेकिन अब मध्य प्रदेश की पावर कंपनी ने बिजली की दरों को 9% तक बढ़ाने का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को भेजने की पूरी तैयारी कर ली है। असल में साल 2020-21 में बिजली कंपनियों ने औसत 5.25% दाम बढ़ाने की मंजूरी चाही थी, जिस पर मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को फैसला लेना था। वहीं मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी संकेत दिए हैं कि राज्य में बिजली की दरों में इजाफा हो सकता है। मंदसौर जिले के गरौठ में ही नहीं पूरे प्रदेश में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमले का विरोध जारी है। बीजेपी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पुतले जला रहे हैं। वहीं विधायक देवीलाल धाकड़ ने कहा, बंगाल में बीजेपी का जनादेश देखकर ममता बनर्जी घबरा रही हैं। ममता बनर्जी को कुर्सी खिसकने का डर सताने लगा है, इसलिए बीजेपी के लोगों के काफिले पर हमला करवाकर डराने का प्रयास कर रही हैं। वहीं विधायक ने गरौठ में कृषि सम्मेलन में मुख्यमंत्री का 18 दिसंबर को आने की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से जनता प्रभावित हो रही है और कांग्रेस और ये जितने भी विरोधी दल हैं, इन लोगों को अपना भविष्य नज़र आ रहा है कि पूरे देश में भाजपा का वातावरण है और बंगाल में भी भाजपा की सरकार वापस बनने की पूरी तैयारी हो गई है और इसलिए बौखला कर और केवल हमारा जनाधार चला नहीं जाए इसलिए केवल दबाने के लिए और गुंडागिर्दी पर वहाँ की सरकार उतर आई है। और ममता ने जो है, हमारे यहाँ प्रजातंत्र है, लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, परंतु केवल दबाने के लिए है, गुंडों से वहाँ पर पत्थर बरसाए ताकि यहाँ पर और इस प्रकार की गतिविधियों का संचालन न करें, ये उनका मंशा है। परंतु इसका विपरीत असर होगा। गेंद को जितना नीचे जोर से भड़केंगे उतनी ऊपर जाएगी, है ना। इसलिए गलतफहमी ममता की, आने वाला समय में और बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार नहीं रहेगी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास योगेश कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में सोनकक्ष न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत आयोजित हुई। कार्यक्रम में द्वितीय अपर जिला और सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति ओपी रघुवंशी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। लोक अदालत के माध्यम से अलग अलग रहे पति पत्नी भौरासा निवासी बबलू और सीमाबाई के पारिवारिक विवाद प्रकरण में न्यायाधीश रघुवंशी और गुर्जर द्वारा सुलह कराई गई। डबरा से खबर है, जहां डबरा के किसान ग्वालियर की ओर कूच कर चुके हैं। जिस तरह से कृषि बिल के खिलाफ किसान लामबंद हुए हैं, जिला मुख्यालय पर घेराव करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। डबरा के किसान कृषि बिल के विरोध में करेंगे घेराव। तो डबरा के किसान ग्वालियर के लिए कूच कर चुके हैं, कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ डबरा से संवाददाता गिरिराज शर्मा फोन लाइन पर हैं। गिरिराज, क्या कुछ पूरा अपडेट है इस मामले को लेकर, जिस तरह से कृषि बिल को लेकर विरोध किया जा रहा है, डबरा के किसान ग्वालियर के लिए कूच किए हैं? ये देखिए राज, मैं आपको बता दूं कि किसान बिल का विरोध डबरा के किसान बहुत पहले से करते रहे। जैसे ही बिल लागू किया गया था उस तभी से किसान विरोध में थे। किसानों ने आज इस आंदोलन को और उग्र रूप देने के लिए आह्वान किया था कि आज वह ग्वालियर जाकर जिला मुख्यालय का घेराव करेंगे अपनी मांगे मनवाने के लिए। राजेश, कितने किसान रवाना हुए हैं ग्वालियर के लिए? गिरिराज, राजेश मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जैसे ही सुबह से किसान मंडी प्रांगण में एकत्रित होना शुरू हो गए थे। कुछ किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों से, तो कुछ किसान अपने निजी वाहनों से, लगभग 1.5 सैकड़ा के करीब किसान यहाँ से डबरा से रवाना हुए ग्वालियर के लिए। राजेश, चलिए बहुत शुक्रिया गिरिराज से तमाम जानकारी के लिए। तो डबरा से खबर, जहां डबरा के किसान
ग्वालियर के रवाना हुए हैं ग्वालियर के लिए और जिला मुख्यालय पर घेराव करेंगे। कृषि बिल का जिस तरह से पूरे देश में विरोध हो रहा है और उसी को लेकर डबरा के जो किसान हैं वो ग्वालियर के लिए रवाना हुए हैं। जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन और विरोध कृषि बिल का देखने को मिलेगा। जी बुलेटिन में रुक करेंगे अगली खबर की ओर। भिंड में ट्रैक्टर से मिट्टी भरने गए युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के मामले में परिजन और पुलिस के अलग अलग बयान सामने आए हैं। मामला भदाकुर के पास बीढ़ का है। परिजनों की माने तो मृतक ट्रैक्टर से मिट्टी खोदने गया था, जहां किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। जेसीबी चालक ने अपनी बकेट से मृतक को मार डाला, तो वहीं पुलिस मृतक की मौत ट्रैक्टर के नीचे आने से बता रही है। वहीं मृतक को एम्बुलेंस से भिंड पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया, जहां पुलिस और परिजनों के बीच झड़प भी देखी गई। आप वहाँ पर उपस्थित थे? वहाँ हमारे भाने दोनों लोग गए थे और मिट्टी पशुओं को नीचे बिछाने लिए लेने गए थे, तो वहाँ पे जो है 2 बकेट डालने के ऊपर झगड़ा हो गया, तो उसने सूपा मार दिया भाने। किससे झगड़ा हुआ था? ड्राइवर से, जेसीबी वाले से। बोला 2 बकेट और डाल दो, ट्रॉली खाली थी। उसने कहा नहीं, तो बस उसी की वजह से उसने सूपा मार दिया। नहीं, हम लोग मौके से लेके आए हैं और एम्बुलेंस में और डेड बॉडी रखाई है, साथ में पुलिस आई है। ये लोग बाद में पहुंचे हैं और उसमें कोई बोलेरो में 5-6 लोग पहुंचे हैं। रास्ते में इनको वो जेसीबी जाती हुई मिली है। बताया कि जेसीबी वहाँ पर मिट्टी खोद रही थी, तो उसको पुलिस स्टेशन में लिया गया है। तहकीकात करें उसकी कितनी संलिप्तता है और किसकी कितनी संलिप्तता है, सभी बिंदुओं की जांच करने के उपरांत उसमें हम कार्रवाई करेंगे। बड़वानी से खबर। बड़वानी में सुशासन के तहत चल रही कार्रवाई लगातार जारी है। इसी के तहत राज्य घाट रोड स्थित बीजेपी कार्यालय के समीप राजस्व और नगर पालिका अमले द्वारा अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। यहां बंटी नामक शख्स ने 2600 वर्ग फीट शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसको लेकर नगर पालिका और राजस्व अमले ने सरकारी जगह पर हुए अतिक्रमण को हटाया। साथ ही 16 फीट जगह के आगे अवैध बनी बाउंड्री बाल जेसीबी से तोड़ी गई। जमीन की सरकारी कीमत तकरीबन 1 करोड़ रुपए के आसपास आंकी गई है। ये कार्रवाई की गई है बंटी पिता धर्म सिंह द्वारा अंडाजुल की शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा किया गया था। फिर कितना था अतिक्रमण? ये करीब 1600 वर्ग फीट। 2600 वर्ग। आगे भी एक सर आइए, कितने थे सर? कितने आगे फ्रंट से कितना था सर लगभग? फ्रंट पे इनका 44 फीट इनकी बन थी। उसके बाद इनका 65 फीट तक का अतिक्रमण था, 20 फीट। सरदारपुर से खबर है। सरदारपुर में एक वर्ग विशेष के युवक द्वारा नगर की युवती का अपहरण करने के मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। इस मामले में हिंदू संगठन ने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के नाम चौकी प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर युवती को 24 घंटे में ढूंढने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि नगर की एक बालिका को पास के ही गांव कड़ौद कला के एक वर्ग विशेष के युवक ने हिंदू नाम बताकर बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया। वहीं समय रहते आरोपी को गिरफ्तार नहीं किए जाने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। ये जो ज्ञापन दिया है, सबसे पहले तो जो लव जिहाद हुए आज 4 दिन हो गए हैं। यहाँ पर उसके घर परिवार वाले आए थे, उनकी रिपोर्ट यहाँ पे झेली नहीं, लेकिन कल फिर सब इकट्ठे हुए हिंदू समाज के सभी आए और फिर हमने यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसके बाद आज 24 घंटे अभी समय हो गया था, लेकिन अभी तक यहाँ से हमें कोई खबर नहीं मिली कि लड़की कहाँ है। हमारी बेटी तो हमें आज चाहिए, ये हमने इनके सामने आज बात रखी है। तो इनने फिर बोला है कि अभी हम तलाशी कर रहे हैं। ये विश्व हिंदू परिषद की ओर से दिया गया है। कल एक मामला पंजीबद्ध हुआ है यहाँ पर, उस संबंध में आरोपी की जल्द से गिरफ्तारी की मांग को लेकर इन्हें ज्ञापन दिया हुआ है। प्रयास किए जा रहे हैं, आरोपी के ऊपर ढूंढने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इंदौर में लगातार संगीन अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं, जहां 2 पक्षों का विवाद सुलझाने गए युवक की हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया है। मामला इंदौर के अन्नपूर्णा क्षेत्र का है, जहां क्षेत्र के रहने वाले युवक प्रहलाद बिंदोरिया पानी पतासे का ठेला लगाते थे, जहां इनकी दुकान के पास में ही 2 पक्षों का विवाद चल रहा था। इसी विवाद को सुलझाने जब प्रहलाद गया तो दोनों पक्ष अपना झगड़ा छोड़ प्रहलाद के ऊपर टूट पड़े और पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर डाली। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मार के पटक दिया उनने, तुम तुरंत पहुंचो। मैं तुरंत गया तो मेरा छोटा वाला भाई, मेरी सिस्टर, ये ले जाके उसको यूनिक हॉस्पिटल ले गया। इतने में पहुंच गया,
देखा तो डॉक्टर साहब से मैंने जांच वक्त देखा तो स्पॉट पे खत्म हो चुके थे वो। अच्छा, किस बात को लेकर विवाद हुआ था ये मालूम? ये किसी के बात विवाद चल रहे थे, तो ये ठेला लेके घर आ रहे थे, तो ये बचाने निकले तो वो तो सामने वाला था जिससे झगड़ा हो रहा था वो तो भग गया और ये इस पे हमला कर दिया इन दो लोगों ने। मृतक का नाम जो है प्रहलाद पिता पन्नालाल बिंदुरिया है। ये महावर नगर के रहने वाले हैं और कल रात में 10:30 बजे करीब की घटना है। अभी तक तो जो बात सामने आई है तो ये किसी दूसरे से विवाद हो रहा था, तो जो मृतक जो उनको बचाने गया इसलिए उसने जो आरोपी गण है इनकी मारपीट करके और पत्थर से कुचल के हत्या कर दी। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे रविवार को बेमेतरा के ग्राम पदमी के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने नवीन धान खरीदी केंद्र का शुभारंभ किया। मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार किसानों की सरकार है और सरकार के सारे फैसले किसानों के पक्ष में है। उन्होंने कहा, हमने जितने भी वादे चुनाव से पहले किए थे सारे वादे पूरा करने में लगे हुए हैं और सारे वादे पूरे भी किए जाएंगे। इस दौरान संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे, विधायक आशीष छाबड़ा भी मौजूद रहे। बड़े पर्व के रूप में सरकार के द्वारा संचालित है। हमने निर्णय लिया है कि लगभग 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी करेंगे। इसीलिए समूचे छत्तीसगढ़ में नया उपकेंद्र बनाया गया है, नया सोसाइटी बनाया गया है और आज सौभाग्य से पदमी के धान खरीदी केंद्र में बेमेतरा जिले के हम तीनों जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए हैं। बहुत दिन बाद ऐसा अवसर आता है कि तीनों जनप्रतिनिधि एक साथ किसी उद्घाटन के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। पंजीकृत करीब 1600 के आसपास है। पंजीकृत में कितने गांव आते हैं इसमें टोटल 11 गांव। तो 11 गांव में जैसे उपार्जन केंद्र बने हुए हैं, उससे फायदा ये है कि एक साथ पूरे 11 गांव एक ही जगह जाने से दिक्कत होती थी जगह में और टोकन काटने में, सभी चीज में। तो दो अलग अलग होने से इतना आसानी हो गया है, सब किसान खुश है इससे, तो खुश है। तो उसमें हम कांग्रेस सरकार को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि जो हमारा उपार्जन के लिए खोला गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जुड़ी ये महिलाएं कृषि कार्य, पशुपालन एवं मुर्गी पालन के साथ ही अन्य गैर कृषि आधारित आय मूलक गतिविधियां संचालित कर आत्मनिर्भर हो गई हैं। 125 के लगभग उत्पादों के निर्माण और पैकेजिंग का कार्य भी यही महिलाएं कर रही हैं। महिला स्व सहायता समूह के रूप में एक नई ताकत का, एक नई शक्ति का जागरण मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ है। और मेरी बहनों, तुम्हारे सहारे मैं नया मध्य प्रदेश बना के ही रहूंगा। इन बहनों ने समाज को ये संदेश दिया है कि यदि थोड़ी सी मदद और अवसर मिल जाए तो वे किसी भी क्षेत्र में स्वयं को सिद्ध कर सकती हैं। स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस मूल मंत्र पर काम कर रही है। स्वच्छ भारत मिशन को योगी सरकार ने प्रदेश में नई बुलंदियों तक पहुंचाया है। अब लोग अपने आसपास साफ सफाई को लेकर खासे जागरूक हो चुके हैं। खुले में शौच कभी बड़ी समस्या हुआ करती थी, लेकिन योगी सरकार के प्रयासों की बदौलत आज हालात बदल चुके हैं। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिले ODF घोषित हो चुके हैं। बनारस में लोगों की सोच भी बदली है, सफाई भी बदली है और यहाँ के कर्मचारियों ने अपनी जिम्मेदारी को भी समझा है।
उत्तर प्रदेश की आबोहवा अब बदल गई है। स्वच्छ भारत मिशन में उत्तर प्रदेश ने बड़ी भूमिका निभाई है। पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, प्राधिकरण ने स्वच्छता को लेकर सराहनीय कोशिशें की हैं। योगी सरकार ने साफ सफाई पर विशेष ध्यान देकर गाँव से लेकर शहरों तक का कायाकल्प कर दिया है। स्वच्छ भारत मिशन में 2 करोड़ 61 लाख से अधिक शौचालय उत्तर प्रदेश ने बनाए हैं और तय लक्ष्य से 1 वर्ष पहले हम लोगों ने इसे प्राप्त भी किया है। स्वच्छता पर जोर देकर अब तय वक्त पर कूड़ा निस्तारण होता है। योगी सरकार के विजन का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ग्रीन एनर्जी आज की आवश्यकता है और योगी सरकार 2022 तक 20,000 नलकूपों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य लेकर तेजी से आगे बढ़ रही है। सब कुछ माया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। क्योंकि सिर्फ सच्ची सहेली में है 67 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो मुश्किल दिनों की सभी तकलीफों को अंदर से ठीक करने में मदद करे। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। खबरें अब आपके हाथ पर, देश और दुनिया की खबरों से रहें बाखबर। एक क्लिक और न्यूज वर्ल्ड आपके मोबाइल पर। प्ले स्टोर पर जाएं और ऐप डाउनलोड करें। डिजियाना मीडिया ग्रुप। कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आंदोलन के 19वें दिन दिल्ली के सभी नाकों पर आज किसानों का अनशन। देश भर के जिला मुख्यालयों पर भी होगा धरना। सीएम केजरीवाल ने भी किसानों के समर्थन में अनशन करने का लिया फैसला। किसान आंदोलन को लेकर एक्टिव हुए अमित शाह। पंजाब के बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर लिया फीडबैक। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की आज से किसान महापंचायत। किसानों को नए कृषि कानून के फायदे बताएंगे बीजेपी नेता और कार्यकर्ता। आज से 16 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में किसान पंचायत का होगा आयोजन। एमपी-सीजी बॉर्डर पर फिर बढ़ा नक्सल मूवमेंट। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और डीजीपी विवेक जौहरी लेंगे सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा। गृह मंत्री ने कहा सरकार नक्सलियों आतंकियों का सफाया करेगी। आज किसानों को भोपाल सिंचाई परियोजना की सौगात देंगे सीएम शिवराज सिंह। मिंटो हॉल से करेंगे परियोजना की शुरुआत। 392 करोड़ की योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और भूमि पूजन। मध्य प्रदेश में स्कूल खोलने को लेकर आज अहम बैठक। नियमित कक्षाओं को लेकर होगा फैसला। 9वीं और 12वीं के एग्जाम से पहले लेना है निर्णय। और यूपी के प्रतापगढ़ में हाईवे पर मौत का तांडव। तेज रफ्तार बोलेरो पेड़ से टकराई। बोलेरो सवार सिपाही सहित 5 लोगों की हुई मौत। कंधई कोतवाली के पिपरी खालसा मोड़ पर हुआ हादसा। नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन की तमाम खबरों के साथ मैं राजेश सक्सेना सीधे लखनऊ चलेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत कर रहे हैं। हम तेज गति से आगे बढ़े, सबका साथ लेकर। केवल 2 उदाहरण में देकर अपनी बात खत्म करूंगा। मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोड्यूस का एक बड़ा आंदोलन छिड़ा गया है। ये आप सबके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कोई यदि सोलर एनर्जी में काम कर रहा है, कोई यदि फूड प्रोसेसिंग में है, यदि कोई हैंडीक्राफ्ट, कोई मेटल, कोई माइनिंग, कोई भी लोकल प्रोड्यूस। एक माइन चालू है अनुराग। तो एक जिला एक उत्पाद में आप लोग अपने जिले से संपर्क करके उस उत्पाद को यदि हाईलाइट कराएंगे और शामिल कराएंगे तो उसके लिए बहुत भारी सरकार का सपोर्ट उसमें मिलेगा। यदि आपका कोई टारगेट है किसी डिस्ट्रिक्ट का, तो जरूर उसको, ये सही समय है मध्य प्रदेश में उस प्रोडक्ट को उस डिस्ट्रिक्ट के लिए आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करें।
दूसरा बड़ा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत ही एक वर्किंग डॉक्यूमेंट है। ये कोई बड़ा स्टेटमेंट या ऐसा कोई पुस्तक नहीं है। इसमें जैसे बताया अभी 30 दिन के लक्ष्य हैं, 6 महीने के लक्ष्य हैं और 2023 के लक्ष्य यानी 3 साल के। ये सारे लक्ष्य हमको समय सीमा में पूरी करना है। इसके विभागीय मंत्रीगण हमारे वीकली मॉनिटरिंग करते हैं, मुख्यमंत्री जी इसकी मंथली मॉनिटरिंग करते हैं, जिलों से भी और विभाग से। तो ये डॉक्यूमेंट जो है इसको मैं अनुरोध करूंगा कि सभी लोग ये अवेलेबल है वेबसाइट पर, इसको देखें। ये बहुत ही कॉन्क्रीट वर्किंग डॉक्यूमेंट है कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं। जैसे कि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट्स के लिए लिखा हुआ है कि एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाया जाएगा। अब आप लोग कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट में तो होता ही है कि झगड़ा हो तो कैसे हल होगा, लेकिन सबकी एक ग्रीवांस रहती है कि झगड़ा हुआ या कोई बात से सहमत नहीं है विभाग तो हमारी नहीं सुनी जाती और हमारे अगेंस्ट निर्णय होता है। अंततः हमको कोर्ट या ट्रिब्यूनल जाना पड़ता है। इस बात से सहमत होती है कि त्वरित निराकरण हो, हाई लेवल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बने और इसका अभी हमको बहुत क्लैरिटी नहीं है कि किस तरह से बनेगा। इस कॉन्क्लेव के माध्यम से सर बताना चाहूंगा कि आज हमने स्ट्रक्चर ऐसा रखा है कि जो 5 वरिष्ठ एसीएस और प्रमुख सचिव हैं वे बहुत संक्षेप में अपने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में क्या रोड मैप बनाया है उसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही सोचा 10 से 15 मिनट का प्रेजेंटेशन है और उसके बाद हम लोग इंटरैक्शन के लिए बड़े उत्सुक हैं कि क्या सुझाव आता है। ये एक इन्वेस्टर मीट नहीं है, ये एक पार्टिसिपेशन इन मध्य प्रदेश ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। तो हम आपके सामने एक रोड मैप अगले 3 साल का रखेंगे और उस रोड मैप में आप लोग किस तरह से हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, चाहे कंसल्टिंग फर्म्स हो, एक्सपर्ट हो, फाइनेंशियल बॉडीज हो या डायरेक्ट जैसे अशोक जी हमारे साथ में थे इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीक्यूशन के क्षेत्र में हो। इन सब के साथ हमको आगे बढ़ना है। इस उद्घाटन सत्र के बहुत ही ऊर्जा से भरे हुए उद्गारों के लिए मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इस कॉन्फ्रेंस का बहुत अच्छा नोट पर शुरुआत हुई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 2 घंटे हम लोग बहुत ही सारगर्भित चर्चा करेंगे। हम मध्य प्रदेश को आपके सामने ठीक से प्रेजेंट कर पाए और आप उसमें भागीदारी के लिए उत्साहित हो पाए, यही आज की इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है। मैं एक बार पुनः माननीय मंत्री जी का, मेरे सभी सहयोगी अधिकारियों का, श्री ICT केसरी जी का, CI का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमको मार्गदर्शन दिया इस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाने के लिए और आने वाले समय में हम अनेक बार इस तरह से आपसे विभिन्न फोरम्स पे मिलते रहेंगे। धन्यवाद। Now this session is over. I would like to invite Siddharth Chaturvedi to come here and conduct the second session. Thank you very much. Take a 5 minutes break. 5 minutes break and also now so that we can. We are taking a 5-minute break. बुलेटिन में रुक करेंगे अगली खबर की ओर। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 19वां दिन है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान 8 बजे से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वे शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल करेंगे। दूसरी ओर सभी जिला मुख्यालयों पर आज धरना दिया जाएगा। किसानों ने रविवार को कुंडली बॉर्डर पर मीटिंग कर फैसला लिया था। किसान नेताओं ने कहा है कि आंदोलन के संबंध में जो भी फैसला कुंडली बॉर्डर से होगा वही आखिरी माना जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने किसानों की भूख हड़ताल को अपना समर्थन देते हुए कहा है कि वो खुद भूख हड़ताल पर बैठेंगे। उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों से भी भूख हड़ताल करने की अपील की है। मध्य प्रदेश में जल्द ही उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का करंट लगने वाला है। दरअसल घाटे में चल रही मध्य प्रदेश की पावर कंपनियों ने बिजली की दरें बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है। हालांकि बिजली कंपनियां पहले ही दरें बढ़ाना चाहती थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण उनका प्रस्ताव मंजूर नहीं हो पाया था। लेकिन अब मध्य प्रदेश की पावर कंपनी ने बिजली की दरों को 9% तक बढ़ाने का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को भेजने की पूरी तैयारी कर ली है। असल में साल 2020-21 में बिजली कंपनियों ने औसत 5.25% दाम बढ़ाने की मंजूरी चाही थी, जिस पर मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को फैसला लेना था। वहीं मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी संकेत दिए हैं कि राज्य में बिजली की दरों में इजाफा हो सकता है।
मंदसौर जिले के गरौठ में ही नहीं पूरे प्रदेश में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमले का विरोध जारी है। बीजेपी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पुतले जला रहे हैं। वहीं विधायक देवीलाल धाकड़ ने कहा, बंगाल में बीजेपी का जनादेश देखकर ममता बनर्जी घबरा रही हैं। ममता बनर्जी को कुर्सी खिसकने का डर सताने लगा है, इसलिए बीजेपी के लोगों के काफिले पर हमला करवाकर डराने का प्रयास कर रही हैं। वहीं विधायक ने गरौठ में कृषि सम्मेलन में मुख्यमंत्री के 18 दिसंबर को आने की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से जनता प्रभावित हो रही है और कांग्रेस और ये जितने भी विरोधी दल हैं, इन लोगों को अपना भविष्य नजर आ रहा है कि पूरे देश में भाजपा का वातावरण है और बंगाल में भी भाजपा की सरकार वापस बनने की पूरी तैयारी हो गई है और इसलिए बौखला कर और केवल हमारा जनाधार चला नहीं जाए इसलिए केवल दबाने के लिए और गुंडागिर्दी पर वहाँ की सरकार उतर आई है। और ममता ने जो है, हमारे यहाँ प्रजातंत्र है, लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, परंतु केवल दबाने के लिए है गुंडों से वहाँ पर पत्थर बरसाए ताकि यहाँ पर और इस प्रकार की गतिविधियों का संचालन न करें, ये उनका मंशा है। परंतु इसका विपरीत असर होगा। गेंद को जितना नीचे जोर से भड़केंगे उतनी ऊपर जाएगी, है ना। इसलिए गलतफहमी ममता की, आने वाला समय में और बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार नहीं रहेगी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास योगेश कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में सोनकक्ष न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत आयोजित हुई। कार्यक्रम में द्वितीय अपर जिला और सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति ओपी रघुवंशी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। लोक अदालत के माध्यम से अलग अलग रहे पति पत्नी भौरासा निवासी बबलू और सीमाबाई के पारिवारिक विवाद प्रकरण में न्यायाधीश रघुवंशी और गुर्जर द्वारा सुलह कराई गई। विश्वविद्यालय कार्य परिषद और विद्या परिषद के सभी मान्य सदस्यगण, विश्वविद्यालय के सभी आचार्यगण, विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में उपाधि धारण करने वाले सभी उपस्थित छात्र छात्राएं, अभिभावकगण, सम्मानित अतिथिगण एवं प्यारे बच्चों, विश्वविद्यालय को 7वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूँ और विश्वविद्यालय परिवार के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। जिन छात्र छात्राओं ने आज अपनी यहाँ पर डिग्री प्राप्त की है और इस उपाधि प्राप्त करने के बाद इस दीक्षांत समारोह में वे उपस्थित हुए हैं, उन सबके लिए आज का यह अवसर एक विशिष्ट अवसर है। याद करना, जब हम दीक्षांत समारोह में है तो दीक्षांत समारोह भारत की प्राचीन गुरुकुल परंपरा के ही समावर्तन समारोह का एक नया स्वरूप है। समारोह की मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में बहुत स्पष्ट कहा भी है कि भारत की प्राचीन गुरुकुल की परंपरा में
एक आचार्य अपने गुरुकुल के शिष्य की शिक्षार्थी की शिक्षा पूर्ण होने के उपरांत जो देश उनके प्रति व्यक्त करता है और तैतरीय उपनिषद ने सत्यम वद धर्मं च इस भाव के साथ हम सबके सामने प्रस्तुत किया है और उसी का रूपांतरण आज दीक्षांत समारोह के रूप में यहाँ पर कुलपति महोदय के दीक्षांत उपदेश के साथ राज्यपाल महोदय के द्वारा उपाधि वितरण और मुख्य अतिथि के दीक्षांत उपदेश के साथ यहाँ पर भाषण के साथ ये कार्यक्रम यहाँ पर संपन्नता के रूप में हुआ है। लेकिन वास्तव में आज का समारोह के कारणों से एक वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान जब पूरी दुनिया ग्रस्त है और तब डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वासकारी विज्ञानजनों का विश्वविद्यालय अपना दीक्षांत समारोह आयोजित कर रहा है और सचमुच एक अभिनंदनीय प्रयास है। यानी सफलता के पथ पर आगे बढ़ने के लिए कोई भी चुनौती आपके मार्ग में बाधा नहीं बन सकती है। कोरोना कालखंड में इस बात का उदाहरण है। विश्वविद्यालय परिवार को इसकी बधाई देता हूँ। यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है और विश्वविद्यालय ने अपने कुलगीत के रूप निरंतर आगे बढ़ने के उस संकल्प के साथ नए विभागों की रचना और उसके अनुरूप यहाँ पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है उसके निर्माण की भी एक बड़ी परियोजना के लोकार्पण के इस कार्यक्रम को यहाँ पर आज संपन्न किया है। मैं विश्वविद्यालय को इस बात के लिए हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ पर दीक्षांत समारोह के अवसर पर आप सबने जब कुलपति जी ने आप सबको दीक्षांत उपदेश दिया था, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि दीक्षांत उपदेश आपको क्या कहना दे रहा है। सत्य बोलने के बारे में, धर्म के पथ पर चलने का और स्वाध्याय में कभी भी प्रमाद न करने का। कुशल कार्य में प्रमाद न करने और जब भी अवसर मिले तो महान बनने के अवसर से अपने आप को वंचित न करना, अपने उन सामान्य शिष्टाचार और संस्कारों को सदैव बनाए रखना, यानी माता पिता के प्रति, गुरुजनों के प्रति, अतिथि के प्रति क्या भाव हमारे मन में होना चाहिए, ये सदैव बनाए रखना, ये सब उपदेश उन्होंने आज यहां पर अपने दीक्षांत उपदेश में आप सबके सम्मुख उपाधि वितरण करने के पूर्व यहां पर कहे। वास्तव में इसकी प्रासंगिकता हर देश, हर काल और हर परिस्थिति में हम सबके सामने बनी हुई है। और ये तब जब हम लोग आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, देखिए हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने विकलांग शब्द को दिव्यांग शब्द के साथ जोड़ करके और दिव्यांगता यानी हम सबके अंदर एक दिव्य शक्ति है, जिस दिव्य शक्ति का एहसास इस समाज को होना चाहिए। और जब भी उचित अवसर किसी व्यक्ति को प्राप्त हुआ है, उसने अपनी दिव्य शक्ति का लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए
थोड़ा अवसर हमें दिया, इसलिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को विकलांग शब्द के स्थान पर दिव्यांग शब्द देना और इसके माध्यम से दिव्यांग जनों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। कई दिनों कोरोना कालखंड के दौरान में देख रहा था, दुनिया की इस सदी की सबसे बड़ी आपदा से जूझ रहे थे और उस दौरान एक बार ये भी बात आई थी कि आखिर अलग अलग तबके के लिए शासन के अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं, तो दिव्यांग जनों के लिए क्या हो रहा है। एक साथ 10,68,000 के आसपास दिव्यांग जनों को शासन ने एक मुफ्त पेंशन देने के अलावा कोरोना कालखंड के दौरान उन्हें 1,000 रुपए की धनराशि भी उनके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से देने का कार्य किया। दिव्यांग जनों के कल्याण के लिए शासकीय सेवाओं में जो पहले उनकी कैटेगरी कम थी उसको बढ़ाने का प्रयास भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और आज जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ रही है, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ जब हम जुड़ते हैं तो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारी स्वदेशी आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन पर आधारित है, अगर आप देखें तो हमारी वर्तमान जो सदी चल रही है, इस सदी के जो सबसे बड़ी बात है, सदी ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की सदी के रूप में जानी जाएगी और ज्ञान आधारित इस अर्थव्यवस्था के लिए जानी जाने वाली सदी में 3 प्रमुख बातें बहुत मायने रखेंगी। एक, परंपरागत ज्ञान, दूसरा परंपरागत ज्ञान में जो इनोवेशन है इसका महत्व होगा और तीसरा देश के अंदर स्टार्टअप संस्कृति की शक्ति को जानना, जैसे आप शोध कहते हैं। हम लोग अक्सर क्या देखते थे, अक्सर बच्चा किसी एक पक्ष को लेकर के, कोई छात्र किसी एक पक्ष को लेकर के जाता था, अपने फाइनल ईयर में उसे प्रोजेक्ट का कार्य दिया जाता था, लेकिन वह प्रोजेक्ट उसके आगे भावी जीवन में किस रूप में उपयोगी बन सकता है, इसको जोड़ने का कभी प्रयास नहीं किया। और मुझे लगता है कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति इन तीनों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से आपके जीवन में आप सबको और इस समाज को भी, इस देश को भी आत्मनिर्भरता की ओर भी और स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए एक अवसर प्रदान कर रहा है। और इसके लिए हमारे संस्थान को, जितने भी शैक्षणिक संस्थान है, इन सबको अपने आप को तैयार करना होगा। एक नई चुनौती है आपके सामने। आपने कोरोना से सफलतापूर्वक उभरने के उपरांत राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के विश्वविद्यालय स्तर पर एक कमेटी का गठन करना, उसके एक पक्ष के बारे में कार्य करना और फिर उसके सफलतम क्रियान्वयन के पक्ष को भी आगे बढ़ाने का कार्य करना। और अगर आप इस दिशा में प्रयास कर सकेंगे तो सचमुच आपको अपने भावी जीवन में ज्ञान के पीछे का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को केवल सैद्धांतिक पक्ष तक सीमित न रख करके उसका व्यवहारिक पक्ष भी आप सबके सामने दिखाई देगा। जब डॉक्टर शकुंतला मिश्रा दिव्यांग जनों के लिए स्थापित यह राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय अपना 7वां दीक्षांत समारोह यहां पर आयोजित कर रहा है, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज यहां पर बहुत सारे छात्र छात्राओं को उनकी उपाधियां यहां पर वितरित की गई और पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ दीक्षांत समारोह यहां पर संपन्न हो रहा है। और इसकी सबसे बड़ी विशिष्टता इस बात को लेकर के है कि जिस विदुषी के नाम पर विश्वविद्यालय बना है, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा जी के नाम पर, आज उनकी
ग्रैंड डॉटर को भी यहां पर पहली पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई। यही तो जीवन की उपलब्धि है। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा जी की आत्मा को असीम शांति की अनुभूति हो रही होगी कि उनके नाम से बने विश्वविद्यालय में पहली पीएचडी की डिग्री उनकी ग्रैंड डॉटर ने अर्जित की है। और ये मुझे लगता है कि भारत की ज्ञान की प्रवाह की परंपरा को हम सबको गौरवशाली बनाने की ओर अग्रसर करता है। मैं आज के इस अवसर पर उपाधि धारण करने वाले सभी जितने भी इस विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं हैं, इन सबको मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। उनके परिवार के सदस्यों को, उनके आचार्यों को और पूरे विश्वविद्यालय परिवार को भी हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि विश्वविद्यालय उन सभी भावनाओं को जो एक अभिभावक की है, एक छात्र छात्रा की है, जो समाज की है, उन सभी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए विकास, नवाचार और स्टार्टअप की इस नई संस्कृति को, भारत की परंपरागत ज्ञान की संस्कृति को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य करेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। श्रीमान, आपके इस विश्वविद्यालय के प्रति प्रकट विचार हमारा संबल है। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि इस विश्वविद्यालय को हम सब मिलकर और ऊंचाइयों तक ले जाने का निरंतर प्रयत्न करते रहेंगे। मैं कुलपति महोदय